जय हिंद सभी दर्शकों को। वुमेन टीवी इंडिया नेटवर्क की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। नारी कलम कार्यक्रम में आज हमारे साथ बहुत ही प्रिय, बहुत ही संवेदनशील, विदुषी, लेखिका और जिन्हें मैं कहूँ कि सामाजिक कार्यकर्ता भी, क्योंकि वो समाज से भी जुड़े हैं और सामाजिक चेतना के लिए भी काम करती हैं। हमारे साथ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं डॉक्टर कमलेश संधू जी, जिन्हें आज हमने विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमें बेहद खुशी है कि आपने अपना समय निकाला है और आज हमारे इस चैनल पर आप पधारी। सुनीता जी, मैं भी बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर, और मेरी भी इच्छा थी कि इंडिया टीवी वीमेन के चैनल पर मैं जाऊं, और आज ये इच्छा पूरी हुई। और आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत महत्व की बात है, क्योंकि साहित्यकार चाहता है कि अपनी बात कहे। लेखन में तो हम करते ही रहते हैं, तो आज हम आमने सामने बात कर रहे हैं, ये खुशी की बात है जी। धन्यवाद। कमलेश जी, आपका सारा जीवन जो है वो शिक्षण के साथ जुड़ा रहा, साहित्य के साथ जुड़ा रहा, सामाजिक चेतना का आप स्तंभ बनी रही, सामाजिक जागरूकता के लिए आपने बहुत कार्य किया। तो मैं आपसे सबसे पहला प्रश्न तो यही है, जानना चाहते हैं कि आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और आपको बचपन में आपका परिवेश कैसा रहा? मेरा जो जन्म हुआ था वो एक छोटे से गांव में किसान परिवार में हुआ था, और हम 4 बहनें हैं, छोटी मैं थी सबसे। और शिक्षा उस वक्त हरियाणा में औरतों के लिए आ ही रही थी, लेकिन हमारे घर में शायद हमसे मेरे आने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। और आप देखिए, मेरी बड़ी बहन जो है वो 62-63 में जेबीटी करके टीचर हो गई थी, और 63 में मेरा जन्म हुआ। और उसके पश्चात मेरी दूसरी बहन टीचर हुई, फिर तीसरी, क्योंकि उस वक्त एक बहुत परंपरा रही हमारे यहाँ कि महिलाओं को ज्यादातर अध्यापन या शिक्षण में ही भेज दिया जाता था। और कई बार दूसरी बात चली कि डॉक्टर में या किसी में, लेकिन नहीं, घर वालों ने कहा कि नहीं, यही सेफ है। और इसी लेकिन रुकावट नहीं थी। रुकावट थी थोड़ी सी, बाहर जाकर नहीं पढ़ाएंगे बेटियों को, जैसे हॉस्टल में छोड़ना और ये सारी चीजें थी। इसके ऊपर मैंने लिखा है कई जगह। लेकिन मेरी मदर जो है वो बहुत एक स्तंभ की तरह खड़ी रही साथ में कि नहीं, मुझे लड़कियों को पढ़ाना ही पढ़ाना है। और उसके लिए कलह क्लेश, और वो बहुत मजबूत औरत थी और सही काम के लिए अड़ जाने वाली। पिताजी भी साथ थे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस जमाने में परंपराएं आसपास की क्या थी। लेकिन कुछ उनकी शर्तें थी, शहर में नहीं जाओगी, बाजार में नहीं जाओगी, कॉलेज से सीधी घर आओगी। तो वो सारा हमने भी देखा। और बाद में वो जो परंपरा रही गांव में, आज तो मुझे नहीं पता कि कितनी लड़कियों ने हमारे गांव में एमएससी और ये की है। हमने उस वक्त, हमारे छोटा सा कस्बा गोहाना के पास की हूँ मैं, तो वहां पर साइंसेज नहीं थी, और मेरा जो मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट था उसमें साइंसेज में नंबर मेरे ज्यादा थे। तो फादर ने जाते ही जब एडमिशन कराने गए 11th में, तब प्री यूनिवर्सिटी होता था, ये +2 नहीं आया था, तो उन्होंने कहा कि साइंस नहीं लाए आप, और मुझे तो साइंस में करवानी है। बड़ी लड़की को करवा के गया था, तब भी आपने कहा था कि साइंस ले आएंगे। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा, जो भी हमारे शिक्षक थे, कि बेटा साइंस में कितने नंबर हैं? तो फिर बताया, कहते कि नहीं, आ नहीं पाई, चौधरी साहब चाहते तो हम भी यही थे। और वो सारी चीजें अब टाइम टू टाइम याद आती हैं। तो पढ़ाई उसी तरह से हुई, घर के काम के साथ साथ। और वो जमाना ट्यूशन का नहीं था और उन सारी चीजों का नहीं था। तब तो लड़कियों का हमें ये कहा जाता था, ये बहुत होशियार लड़की है, कभी फेल नहीं हुई। ये था कि जो भी बच्चा पढ़ता है, लड़का या लड़की, एक आध बार तो ऐसा हुआ कि साथ में कोई भाई आया और अपने भाई को मेरे पीछे बैठा गया एग्जाम में कि बेबे इसका भी करवा दिए। तो और उसको भी कह के डांट के कि ठीक करना है, इसका देख के कर लेना। कहने का मतलब ये है कि ठीक ठाक हो गई, जैसा माहौल था। ईमानदारी से पढ़ाई की, ईमानदारी से घर के काम किए, और वो सारी चीजें जिंदगी में साथ साथ चलती रही।
जी कमलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आज के जमाने को यदि हम बताएं कि एक वक्त में महिलाओं के लिए शिक्षा ग्रहण करना भी एक बहुत बड़ा संघर्ष होता था। स्कूल जाना और स्कूल के बाद कॉलेज में जाना बहुत बड़ा संघर्ष था। अब जैसे साइंस की आप बात कर रहे हो कि साइंस महिलाओं के लिए उपलब्ध ही नहीं थी उस वक्त कि वहां आप कर सकती। कमलेश जी, आपने बिल्कुल सही बताया। यदि आज के हम संदर्भ में देखें तो महिलाओं को जिस तरह से शिक्षित करने के लिए स्वयं लेके जाया जाता है, बेटियों को हम पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, प्रोफेशनल कोर्सेज करवा रहे हैं, ये एक समय था जब ये चीजें बहुत मुश्किल होती थी और एक स्वप्न से कम तो बिल्कुल नहीं थी। बेटियां पढ़ना चाहती थी, पढ़ाया नहीं जाता था और पढ़ाने की सुविधाएं भी नहीं थी और सामाजिक ऐसा परिवेश भी नहीं था। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और साधुवाद देती हूँ आपके परिवार को, जहाँ पर शिक्षा का प्रसार पहले से ही था। शिक्षा की समझ, शिक्षा के महत्व को पहले से ही जाना जाता रहा और आपको पढ़ने का अवसर है वो मिला। तो कमलेश जी, मेरा प्रश्न है आपसे, क्या आप जीवन में जब एक किशोरी थी, युवती थी, तब बहुत बड़े बड़े सपने हमारे मन के अंदर उड़ान लेते हैं कि मैं ये होना चाहती हूँ। क्या आपके मन में भी ऐसा कोई सपना था और क्या आप उसी सपने को जी पाई या उसी सपने को आप साकार कर पाई? सुनीता जी, हमारा जो जीवन था वो एक धारा में बहते हुए किसी भी उसका खंड का मान लीजिए आप कि जहां धारा ले गई उधर ही हम चलते गए। बैकग्राउंड मदर की एजुकेशन के मामले में काफी अच्छी थी। उनके घर में बहुत पढ़े लिखे ऑफिसर और सभी लोग थे और हमारे घर में जमीन ज्यादा अच्छी थी, लेकिन समृद्धि थी वैसे, लेकिन पढ़ाई का जो है माहौल बहुत नहीं था। हमारे जो मेरे पिताजी और 3 मेरे काका थे, तो एक काका ही मैट्रिकुलेशन थे, बाकी हमारे बस अक्षर ज्ञानी और थोड़ा बहुत जानते थे। मुझे याद आता है हमारे काका जब सरपंच बने, ताऊ ने छोड़ दिया, तो उनको सिग्नेचर करने मैंने सिखाए थे और कि किस तरह से आपको दया सिंह चौधरी दया सिंह लिखना है। तो बहुत छोटी थी तब मैं, 3rd 4th में होंगी, लेकिन इतना लिखना आता था। तो बहुत बड़े सपने, क्योंकि दुनिया बहुत नहीं देखी थी, तो मैं नहीं कहूंगी कि हम शुरू से ही बहुत बड़े सपने देखते थे या ऐसा कुछ था। लेकिन 8वीं तक पहुंचते पहुंचते मैंने साहित्य की कुछ ऐसी किताबों के संपर्क में आई मैं, जो उस वक्त के लिए ठीक था। तो तब मुझे ये लगा कि ये किस दुनिया के लोग होते हैं जो किताब भी लिख सकते हैं। और ये धीरे धीरे थोड़ा सा जब हम कॉलेज में गए तो मैं 1 साल बेस्ट एक्ट्रेस रही, एथलेटिक्स में भी भाग लिया। माँ ने उसमें भी साथ दिया। घर वाले तो ये कहते थे सीधे कॉलेज जाना, कॉलेज से घर आना, अगर कोई भी किताब चाहिएगी तो तुम्हें बाजार में नहीं जाना, हमें लिख कर देना। और मजमून बोलते थे, मजमून लिख कर देना, हम खुद ला कर देंगे। और उन्होंने किया भी। जो हमने चीज जिस वक्त भी जरूरत पड़ी, वो देखिए अपने खेत के काम को, जरूरी कामों को छोड़कर स्पेशल 3 किलोमीटर पैदल जाना, 3 किलोमीटर पैदल आना, और वो केवल एक पेन के लिए भी बाजार चले जाते थे, शहर चले जाते थे। तो उनका तो हम किसी भी जन्म में बदला नहीं उतार सकते, क्योंकि वो एकल परिवार था जिसने गांव में सबसे पहले अपनी बेटियों को पढ़ाया और उसकी एक रीत डली और उन्होंने मेहनत भी की। मेरी बड़ी बहन जब जाती थी तो उसके साथ जाने वाली कोई लड़की नहीं जी थी, और 3 किलोमीटर आना और जाना आप देखिए कि पिताजी छोड़ कर आते थे, आकर खेत में काम करते थे और फिर लेने जाते थे। यानी वह व्यक्ति 12 किलोमीटर हर रोज अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए जाता था उस जमाने में, रेत में और मिट्टी में। चलो जहां भी वो है तो दुआ ही दे रहे होंगे और हम सोचते हैं कि अच्छी जगह पर ही होंगे, उन्होंने अच्छे काम किए। जी बिल्कुल, बहुत सही आप कह रही हैं कमलेश जी। उस वक्त माँ बाप का वो योगदान हम कभी नहीं भूल सकते, जब वो हमारे लिए समय निकालते थे और इतनी इतनी दूर तक, जैसे आपने कहा कि एक मात्र पेन के लिए भी वो शहर तक चले जाते थे और लेकर आते थे। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वुमेन का के आगे बढ़ाने में, लड़कियों को, बेटियों को आगे बढ़ाने में। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, गर्ल्स को, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने में। कमलेश जी, अगला सवाल आपसे ये बन रहा है कि
जिस समृद्ध परिवार से आप आती हैं, उस वक्त में ज्यादातर ये होता था कि महिलाओं को नौकरी करने जाने देने की बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि प्रसन्नता हो या फिर आसानी से लगता था क्या करना है, पढ़ लिख लिया तो बस ठीक है। तो आपने शिक्षण का क्षेत्र चुना। सबसे पहले तो आप शिक्षण में आई और पहले उसका सफर जानेंगे, कैसे शुरू हुआ? देखिए, मेरे परिवार में जैसे ही कोई भी लड़की अपनी एजुकेशन पूरी करती थी, बाद में मेरे काका की बेटियां भी, और काका के ही दूसरे काका के मौसी थी, उनकी बेटियां भी, तो सबसे पहले नाम दर्ज करवा के आते थे। जैसे ही रिजल्ट आता तो पिताजी कहते थे अपना नाम दर्ज करवाया वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में। तो हम खुद ही जाते थे, नाम दर्ज करवा के आते थे। और उसमें क्या हुआ कि मेरी बड़ी बहन की जॉब लगी, दूसरी की लगी, तो तब तक अपना ये तय हो ही गया था कि कहीं ना कहीं टीचिंग करनी है। और जी उसके लिए फिर टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेज के लिए मेरी बहन पहली गई थी जो सोनीपत में गई। तो उसके बाद मेरे समय में जो है मैंने एमए किया था, तो शादी के बाद टीचिंग ट्रेनिंग की और वो सारी चीजें। जी तो जैसे जैसे समय बीतता गया तो टीचिंग के तरफ अपने आप ही जाते चले गए। और वो जी एक अलग चीज थी कि टीचिंग में आप इस लेवल पर जाना है और कहाँ आपकी नियुक्ति हो पाती है। तो वो शायद समय मुफीद नहीं था, मुझे जिस तरह की मैं जॉब चाहती थी नहीं मिली थी। लेकिन जहां मैंने काम किया, ईमानदारी से किया और निष्ठा से किया, और मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने कभी भी जिंदगी में किसी भी तरह के एजुकेशनल फील्ड में या किसी भी दैनिक जीवन में किसी तरह की बेईमानी या हेराफेरी का कोई भी सहारा नहीं लिया। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी बेटी भी उसी तरह से है। इवन मेरी मदर को भी मैं सोचती हूँ कि शायद वो ईमानदार ही काम के प्रति, जैसे जी कभी नंबरों के लिए झूठ नहीं बोलना, कभी उम्र के लिए झूठ नहीं बोलना, कभी नकल का तो सोचना ही नहीं। तो ये सारी चीजें जो है शायद परिवार से आई, संस्कारों से आई, और ये साथ है। तो ये मुझे लगता है कि मेरी अचीवमेंट यही है, सेंसिटिविटी, और दूसरा फिर ऑनेस्टी। ये मुझे हमेशा लगता है कि ये मेरी अचीवमेंट यही है। जी बहुत खूब। कमलेश जी, एक नारी का संवेदनशील मन कैसे कलम उठा लेता है और रचनाएं लिखने लगता है और किताबें लिख डालता है, तो वो सफर जरूर आपका सुनना चाहती हूँ। जी। लेखन की इसमें तरफ कैसे आना हुआ? हाँ, इसमें 2 चीज़ों ने बहुत योगदान दिया। एक तो हरियाणवी लोकगीतों ने। हरियाणवी लोकगीत जो हम 12 बहनें थे, सिर्फ़ आपको जितने मैंने गाए इतने उन 12 ने मिलकर नहीं गाए बचपन में। यानी जी 3rd, 4th में या 5th में होंगी तभी भी मुझे सभी बन्ना बनी, ब्याह के सभी गीत, या तो थोड़ी-सी याददाश्त यानी श्रवण शक्ति ठीक थी या मेरी रुचि उन चीज़ों में थी, दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। और उसके पश्चात जो मैं साहित्य के संपर्क में आई, काका सरपंच थे, तो हरियाणा संवाद एक मैगज़ीन आया करती थी, जो सरपंच के घर आती थी। दूसरा जी फिर बिल्कुल। और उस मैगज़ीन को सिर्फ़ मैं पढ़ती थी। और उसके पश्चात एक हरियाणा में ग्रामीण लाइब्रेरी यानी ग्रामीण पुस्तकालय के लिए पुस्तकें भेजी, 40-42 पुस्तकें। और अभी तो मैं सोचती हूँ कि उन पुस्तकों में ज़्यादा विविधता नहीं थी, थोड़ी बहुत इतिहास की जानकारी, पर वो सारी किताबें मुझे याद है अभी तक भी किसमें क्या कंटेंट था। बच्चे की मेमोरी साफ होती है, ज़्यादा बोझ नहीं होता, तो शुरू का पढ़ा बहुत दिन तक याद रहता है। 8वीं के एग्ज़ाम देने के बाद, क्योंकि हमारा बोर्ड बना था तब, पहला बोर्ड का साल था वो, और उसमें काफ़ी लंबा टाइम था परिणाम आने में, यानी रिजल्ट्स देर से आया। तो उन दिनों में मैंने वो सारी किताबें पढ़ी, सत्यार्थ प्रकाश, रामायण, महाभारत, वीर अर्जुन और अभिमन्यु, ये जितनी भी स्वामी दयानंद, ये सारी की सारी किताबें कुछ महिलाओं से संबंधित थी, पद्मिनी के लिए थी, पन्नाधाय को लेकर थी, झांसी की रानी थी, यानी कुछ तो अपने देश की जो कहानियां हैं और थोड़ा बहुत इतिहास है, या इतिहास और कहानियां मिक्स थी, उस तरह की किताबें थी। और जी कुछ उपन्यास वगैरह भी थे। अब कई बार सोचती हूँ कि उपन्यास को ही नावल कहते थे उस जमाने में, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं 8वीं में पढ़ रही थी। और कई बार चर्चा सुनते थे बड़े कि वो बच्चा पढ़ता नहीं है, वो तो नावल पढ़ता रहता है, इस तरह से।
तो मैंने जब नावल पढ़े तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं नावल पढ़ रही हूँ, क्योंकि उस पे उपन्यास लिखा हुआ था। लेकिन उनकी कहानी मुझे अभी भी याद आती है। और एक आध बार कविता में मैंने जिक्र किया कि माँ तुम क्यों रखवाली करती थी मेरी किताबों की। तो वो मदर मुझे कहती थी कि जरूर आज कोई प्राइवेट किताब पढ़ रही है, तो क्योंकि इतना ध्यान तो अपनी किताबों में किसी का नहीं लगता। तो ये वो मोड़ के अपने सिरहाने के नीचे रख लेती थी कि भाई को आने दे, या जो कजन वगैरह थे, ज्वाइंट फैमिली थी, कि उसको दिखाऊंगी या बेबे को दिखाऊंगी कि ये पढ़ रहा है तो ये सारी चीजें साथ साथ चलती रही। और बड़े होकर तो फिर मैं लाइब्रेरी में, जब गवर्नमेंट कॉलेज गोहाना में गई, तो वहां पर लाइब्रेरियन बहुत अच्छे सर थे, अभी भी मुझे बहुत याद आते हैं, शर्मा सर। तो वो बहुत खुश होते थे कि यह छोरी जरूर पढ़ने आती है रोज एक बार। नहीं तो बहुत सारी लड़कियां वो कहती थी कि तो अपने प्रश्न पढ़ लेने जो उनसे पेपर में आओगे। सबसे बड़ी दिक्कत यही हुई जिंदगी में कि वो प्रश्न नहीं पढ़े मैंने। जितना क्लास में पढ़ा दिया याद आ गया, वो मेरी स्कॉलस्टिक अचीवमेंट है, वो जैसी भी है। लेकिन जो मैंने पढ़ा वो कुछ और पढ़ा, यानी जिसके लिए गई थी कॉलेज, केवल वो नहीं पढ़ के कुछ और पढ़ा। कॉलेज की मैगजीन आती थी, वो पत्रिकाएं जितनी आती थी तो सब मैं पढ़ती थी। बहुत लंबे चौड़े साहित्य के संपर्क में नहीं, जिस जगह से थी वहां बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज नहीं थी, वो एक आदतें नहीं थी बच्चों में पढ़ने की। दूसरी किताबें अपने सिलेबस की ही ज्यादा बच्चे पढ़ते थे, और बाकी घर के काम करते थे। घर के बहुत काम होते थे उस जमाने में, अपने आप ही सारे काम करने होते थे, चूल्हे हारे लिपने से लेकर। और जिस दिन हमारी काकी नहीं आती थी जो गोबर उठाने में हमारी मदद करती थी, तो उस दिन सारा गोबर फेंक के आना, पाथना, बिटोड़े रखवाना, सब कुछ किया जितना होता था। और ससुराल में भी किया, वहां भी किया। अपने काम करने ही होते हैं, और उसके लिए कोई रिग्रेट नहीं। मुझे लगता है कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। और हमने बहुत कुछ देखा, गांव भी देखा, अपने बहुत गरीब तबके के साथ रहे और उनके अपने पेरेंट्स को उनकी मदद करते देखा। तो ये अभी भी साथ है उनकी, ये जो देन है, देन कहूंगी मैं, कि मैं किसी भी गरीब को, चाहे वो कहीं भी मिले, मैं उस नजर से नहीं देखती। मैं सोचती हूँ कि इसकी इस स्थिति के लिए हम जिम्मेदार हैं या सिस्टम जिम्मेदार है, ये खुद जिम्मेदार नहीं है। तो ये बहुत एक संवेदनशील मन का एक बहुत ही जवाबदेह सा जवाब है, जवाबदेही समाज के प्रति जो आप समझ पा रही हैं, उसी का जवाब आपने दिया है। बहुत ही खूबसूरत आपने बताया। कमलेश जी, आपने लेखन के सिलसिले की बात करते हैं, तो पहली बार कलम कब उठाई और फिर कविताएं लिखना कैसे शुरू किया? नहीं, छोटे छोटे नाटक लिखे मैंने शुरू में, और नाटक वही थे जो समाज में हम रिचुअल्स को देखते थे, उस तरह की चीजें थी। जैसे 10वीं की पार्टी हमारी हुई, तो हमने सोचा कि भाई कुछ एक्ट किया जाए। तो लड़कियों ने जिस तरह से, तो हमने दुल्हन उतारने का, पैर दबाने का और वो आशीष देने का वो नाटक किया था, तो वो लिखा मैंने था। और उसके पश्चात एक कॉलेज में जाने के बाद एक ही बार स्टेज पर गई मैं, और उसमें मैं बेस्ट एक्ट्रेस रही थी। वो जो छोटे की बहू थी, जिस नायिका, वो मैंने लिखा था। हालांकि उसका पॉलिटिकल साइंस की हमारी मैडम थी शशि मेहरा, तो उन्होंने आइडिया दिया था कि इस तरह से भी हो सकता है। छोटे की बहू एक्चुअली बाल विवाह के ऊपर व्यंग था एक, कि छोटी सी लड़की को जब बाहर भेज दिया जाता है तो वो किस किस तरह की चीजें, तो हास्य नाटिका की तरह वो था। और उस ने खैर कॉन्फिडेंस दिया, लेकिन डर भी बहुत लगा कि घर में अगर पता लगा कि ये स्टेज पर गई थी तो क्या होगा। मदर ने भी कहा था तू जा तो रही है, तू जा तो रही है, पर आगे पढ़ पाएगी कि नहीं मेरी गारंटी नहीं है। फिर चलो खैर, वो भी एक किस्सा है। क्योंकि जब मैं स्टेज पर गई तो कोर्ट की तरफ, हमारा कॉलेज की एक दीवार कोर्ट पे लगती थी, और कोर्ट की तरफ से जो टेंट है उसका पर्दा उठवा दिया गया था, और मेरा गला सूख गया कि कोर्ट में जरूर कोई गांव के आदमी आए होंगे, शाम तक पता नहीं क्या होने वाला है।
तो लेकिन घर में शायद किसी को पता नहीं लगा, चांस की बात है उस दिन कोई गया हुआ नहीं था या किसी ने चर्चा नहीं की, और मैं जैसे ही एक्ट खत्म हुआ भागी घर के लिए। 3 किलोमीटर दूर था, मैंने पहले ही कहा। तो अगले दिन लकड़ियां लेने गए हुए थे चूल्हे के लिए अपने घेर में। तो एक काका का लड़का पढ़ता था, मैं फाइनल ईयर में थी, वो 11th में था। तो उसने पवन हमारा भाई, तो उसने एकदम कहा कि बेबे तू कल फर्स्ट आई है। तो मैं हैरान सी कि मैं किस में फर्स्ट आई क्या, क्योंकि मुझे तो ये लगता है, कहता कि जो नाटक करा था ना सारे बच्चों में तू फर्स्ट आई है पहले नंबर पे, बेस्ट एक्ट्रेस बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर मैं भाग कर गई, लेकिन मैंने घर में रिजल्ट किसी को नहीं बताया। ये बताया नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था। तो ऐसे ऐसे समय में रोमांचक रहा ये भी। अब अपने बच्चों को बताएं कि मम्मी कभी आपने भी कुछ ऐसा किया कि हाँ बहुत बड़ा काम किया था। बड़ी शरारत की। कमलेश जी, अब हमारे दर्शक आपसे कविताएं सुनने की फरमाइश कर रहे हैं, तो हम आपकी अब कविताएं सुनेंगे, और लोकगीत तो आपसे जरूर सुनने वाले हैं। अच्छा, जी अच्छा। आप सुनाएं, जी आपकी पसंद का जो आप सुनाना चाहें। लोकगीत? जी लोकगीत भी। जी ये आपकी इच्छा पर है, आप पहले लोकगीत सुनाना चाहेंगी कि कविता सुनाना चाहेंगी? मैंने हमेशा ये सोचा कि हरियाणा में जो कहानियां हैं, जो भजन और भजनी आते थे या सांगी आते थे, सांग हमने कभी नहीं देखा, लेकिन भजन देखते थे, क्योंकि घर हमारा ऐसी जगह पर था, गांव के बीच में चौपाड़ के साथ, और सरपंच का घर और सामने खुली जगह। तो पूरी रात भजन सुनते थे, वो हरनंदी के किस्से और वो सारी चीजें सुनी हुई थी। तो हरनंदी का जो किस्सा है वो बड़ा प्रसिद्ध है। उसके 2 गीत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो सेंसिटिविटी और दोस्ती के बारे में। हरनंदी के पिताजी सेठ रहे, और वो किसी वक्त में साधु बन गए। बिजनेस में हानि हुई या कैसे, मुझे उस चीज का नहीं पता। तो वो अपनी लड़की के भात के लिए गाड़ी लेने, बैल और गाड़ी मांगने अपने उस दोस्त के यहाँ जाते हैं। जो उसका दोस्त था, कभी साथ बैठते थे और ये सारी चीजें साझेदारी की। तो वो ये कहता है, मेरी हरनंदी के ब्यास दोस्ती, मन होगा भाती जाना, रे अपनी गाड़ी दे दे, आज पड़ गया परण निभाना। टूटी गाड़ी बूढ़े डांडे, बेराना कित जा रे से, रे गाड़ी नहीं मिलेगी, मेरे को न चालने ना रे। अब आप ये देखिए कि इसी दौरान सेठानी जो है वो संवेदनशीलता दिखाती है, जैसे कि स्वाभाविक है, महिलाएं उस तरह की बात करती हैं। वो कहती है, ढलती फिरती छाए पति जी, एक जगह आण के डट जा, हो यू वो नरसी, जिन सेठ कवे था जाके। तो इस तरह से वो मदद करती है, और वो कहती है कि इसको गाड़ी दे दे, और ये समय की बात है कि आज ये उस स्थिति में नहीं है। ये तो वही आदमी है जिसको तू रोज जाके दोस्त कहता था। तो एक ये, और दूसरा वो है ही उसको, मेरी काकी के भी 3 बेटियां थी, और मेरी माँ की 4 बेटियां थी, और उस जब अलग अलग हुए तो उस हवेली में 2 हिस्से थे, एक में माँ रही, एक में काकी। तो इस गीत को जब भी काकी कहती कि हरनंदी का गाओ, और फिर वो जब शुरू होता वहां पहुंच जाता, बेटी तो देंदा राम जी, बेटा भी दिए, आज मैंने भाती भी चाहिए हो राम। और काकी जो रोती जो बरसती उसकी आंखें। मैंने वैसे भी उन काकी की कभी आंखें खाली नहीं देखी। एक कविता उनके ऊपर भी लिखी है। मैं बहुत प्रभावित हूँ मेरी उस काकी से, कि मैंने कहा मेरी काकी की आंखें कभी खाली नहीं रही, कभी आंसुओं से, कभी भय से, कभी गुस्से से भरी ही रही उसकी आंखें। तो संघर्ष में बहुत सारी चीजें हैं, जिन भावों को हम
देख लेते हैं और बालपन में देखते हैं तो उसका मन मस्तिष्क में प्रभाव रहता है देर तक। तो ऐसे कई सारे जीवन के जो हमारे साथ रहे पात्र वो याद आते हैं। तो ऐसी महिलाएं मुझे बहुत याद आती हैं जिन्होंने बहुत कठोर समय सहा, बहुत अच्छे घरों में आई ब्याह के, लेकिन बहुत कठोर समय सहा उन्होंने, और आंखें छलकाने का मौका भी छुप छुप कर ही मिला। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ऐसा ही था और ऐसा ही हमने अनुभव किया है, और ये अनुभव वही कर सकता है जिसके अंदर एक बहुत कोमलता, संवेदनशील सा दिल है, मन है। तो वही अपनी काकी के आंखों के आंसू पहचान सकता है, नमी पहचान सकता है। और ये बहुत अच्छा मुझे लग रहा है आपसे सुनकर के। सच में जीवन में, परिवार में हमारे आसपास ऐसी महिलाएं होती हैं जिनसे हम प्रभावित होते हैं और जिनकी याद हमेशा हमारे साथ बनी रहती है। तो कमलेश जी, आपकी कविता, जी आप कहिए। जी आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कहिए। ये जो हमारी कविताओं की नायिकाएं हैं, ये कहाँ से आती हैं और कैसे आपको प्रभावित करती हैं, ये कहा नहीं जा सकता। दूसरी जो इसी तरह की महिला है, हमारी छोटी बुआ की डेथ हो गई थी और उनके फूफा जी ने दूसरी शादी जब की, तो उनके यहाँ जो बुआ आई हमारी तारा बुआ, उससे अच्छा इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। उसने भाई भाभी के रिश्ते हमारे साथ ने, मेरे पिताजी और माँ के साथ और काका और काकी के साथ जो निभाए और जो हम लोगों को प्यार किया, वो कोई अपना सगा भी नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। तो मैं कुछ एक ऐसे पात्र हैं जिनको बहुत ज्यादा याद करती हूँ। और तीसरी जो लड़की थी, वीरमती कहते थे, ब्रह्मी नाम था उसका, वो थी मेरी काकी जो गोबर उठाती थी, उसकी वो मेरी बाल सखी थी। और जीवन की कई सारी जो चेंजेस होती हैं, कई सारी बातें होती हैं, वो मुझे उसने बताई। और मैंने बहुत अपने घर को बिना बताए उसकी मदद की, जो छोटे बच्चे कर सकते हैं उस तरह की। लेकिन अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है, और ये बस पता है कि दिल्ली में कहीं ब्याही थी और जिंदगी कोई अच्छी नहीं थी उसकी, बाद में ये पता लगा था। गई हुई थी तो मैं भागती हुई गई उस जाल के नीचे। मेरी मदर ने बताया था कि जाल के नीचे पड़ी रहती है वो, और वहां से झगड़ा हुआ आ गई है। गई तो फिर वो नहीं थी, पता नहीं कहाँ गई थी, घर में ताला लगा हुआ था उनके। खैर, तो कुछ एक ऐसे पात्र हैं जिंदगी भर आपके ऊपर असर डालते हैं। और ये साहित्य जो है, अगर हम आसपास के लोगों को देखकर ही ना लिखें तो बड़ी बड़ी बातें और हवा हवाई बातों का तो मुझे लगता है कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल, वही साहित्य हमें अपना प्रतीत होता है जो हमारे आसपास का होता है, जिसे हमने अनुभव किया होता है। वैसी ही घटनाएं, वैसे ही जो हमारे मन के भाव हैं, तो वो हम जब उनको लिख लेते हैं तो वो पढ़ने वाले को भी उसी भाव से जाता है जिस भाव से वो हमने लिखे होते हैं। यदि पात्र काल्पनिक होंगे और पात्र जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द के होंगे तो दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा फर्क होता है। जी कमलेश जी। हाँ, आपने कविता के लिए बात की थी कि कविताएं आप सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। हाँ, तो किसी विशेष विषय के लेकर मैं हमेशा नहीं लिखती हूँ। जो भी विषय मेरे सामने आता है वो लिखती हूँ, जो मन में बात आती है। तो एक घर बन रहा था, तो जब घर बन रहा था तो कई सारी चीजें ध्यान में आई कि पहले घर में क्या चीज होती थी, क्या सारी चीजें ध्यान में आई। अच्छा, जमीन देखाए क्या कहा, मकान बनेगा, जरा मेरी सुनो, मकान नहीं घर बनाना। गली में बड़ा सा चौतरा रखना, जहां बैठ सकूं बुढ़ापे में अपने जैसी वृद्धों के साथ। गली में उसी रहा ड्योढ़ी की देहल, यों बड़ी सी रखना, हाथी के सूंड से भी कुछ बड़ी कुछ मोटी। सच बताऊं, घरों की देहल बड़ी ही अच्छी होती है, न कर सके कोई अनहोनी उसे पार। मैं उसी पर बैठकर बतियाना चाहूंगी बीती बातों सी अपनी जैसियों से। देखो, भूल मत जाना, रखना 4-6 पीढ़े मूढ़ों की जमात। देखो, भूल मत जाना, रखना 4-6 पीढ़े मूढ़ों की जमात।
जो सुस्ताने को टेर सके गली आते बटोहियों को। वही नल का एक सिरा कर देना दीवार के सुराख के पार। मैं थोड़ा ढीला रखूंगी उसका बंद, जाने कौन पिल्ला छो ना आए उम्मीद से, उसके होठों पर चस्पा हो धूप ताप में प्यास। छतों को मिला देना पड़ोस से, छतों को मिला देना पड़ोस से, पर मुंडेर छोटी ही रखना, मेरी एक डग से भी छोटी। फलांग सकूंगी पड़ोसन के एक बोल पर, मिला लूंगी किसी भूले गीत के बोल उसके बोल में। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर। बस सब घर अपने से लगे, सब छत से लूं, जब छत से लूं एक नजारा। हाँ, खुली छत से तो होगी आसमानी नूर से मुलाकात। तेरे घर की नई आगत को रूबरू करवा सकूं चांद तारों से, रोज दिखाऊं ध्रुव और हिरनी तारे, गिनवाऊं सप्तऋषि के 7 तारे। वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भावप्रवण, बहुत सुंदर। और हाँ, मैं तो भूल ही गई, पिछली भीत में रखना एक मोरा। चाहे ईंट भर का ही हो, जहां से अदल बदल हो खट्टे मीठे की कटोरियां। तुम्हें याद होगा ना, जहां से तुम्हारी दादी मांग लेती थी खो गई सुई धागे की लच्छी। देखो कैसे झट से पा जाती थी अंधी काकी बहरी दादी के हाथों रंग बिरंगे ताने में लिपटी सलाइयां। उसी मोघ में फंसाकर मुखड़ा कह सुन लेती थी दुख सुख नई बहुएं, हंस रो लेती थी पीहर सांसरे की कहीं सुनी पर। पूरब के कोने में एक आला रखना, जहां औंधे मुंह लिटा सकूं पीहर से लाया बिलात भर का शीशा। वही तो रहा उम्र भर एक अदद श्रृंगारदान, पलटे पर सोया दिए का काजल, पलटे पर सोया दिए का काजल, जो जगा दे मेरी थकी सोई आंखों को। आले को थोड़ा गहरा बनाना, आले को थोड़ा गहरा बनाना, मेरे दिल के राज सा गहरा। गली की ओर का बताऊं अब, वहां एक रोशनदान रखना। वाह वाह, क्या बात। उसी से छनकर आएगी मेरी आंखों में उतरती उम्मीद। हाँ, दुनिया के जितने सुंदर सपने हैं ना, दुनिया के जितने सुंदर सपने हैं ना, वे भी किसी ऐसे ही झरोखे से होकर आए होंगे भीतर। और घर चाहे छोटा ही हो, अटारी खूब बुलंद रखना। तुम जानती हो ना अटारी की बुलंदी वाली बात? 10-20 ईंट 4-6 पत्थर चिनने से नहीं हो सकती अटारी बुलंद, और न ही हो सकती है इससे बुनियाद और मजबूत और गहरी। उसके लिए दिल से करने पड़ते हैं जतन, जैसे हमारे काम में होते रहे हैं। तुम ऐसी कोशिश करते रहना, कंगूरे बुर्जियां कुछ खास ही बनाना, जिन पर मैं रखूंगी बसते घर का सबूत। सबसे ऊंचे कंगूरे पर घी तेल का रोशन दिया हर रात। देखिए, दिया अगर रोशन रहेगा तो रहेगा कि ये घर जिंदा है। हाँ, कोई चलता हुआ थका कारवां पा जाए राह, दे सके दस्तक इस घर में। आबाद घर बस्ती का तुमसे करार, मैं जीवन भर रखूंगी महफूज। और सुनो, सब झरोखे में जाली मत मंड देना, भूल जाना यहाँ वहां लगाना पेंच। कोई ताजा ब्याई बिल्ली को घुमाने हो साथ घर अपने बिलुटने, उनकी राहें आसान ही रखना। तेरे घर के बालक देखेंगे उन नवजातों के घर आने की बाट। बस जान की परवाह तुम इतनी भी ना करना कि उगानी पड़े दीवारों में आंख। माल को इतना भी ना सहेजना कि घर को बना दो इस्पात का डिब्बा। बड़ी सी छज्जियों को ढाल देना घर के दोनों छोर पर, बड़ी सी छज्जियों को ढाल देना घर के दोनों छोर पर। मैं वहां की अलंगनी पर झूमर सा टांग दूंगी अपना दिल। वाह वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत कविता। मन मेरा तो प्रसन्न हो गया। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाव। थोड़ी सी बैठी है, पूरा करूं इसे? जी सुनाइए, बिल्कुल। मेरा तो बीच में ही मन कर रहा था आपको वाह वाह करती रहूं। कि देखो ये सबके जैसा ही है, दिल की बात। ये देखो ये सबके जैसा ही है, छत की बारादरी रहे पंछियों की लीला से आबाद, चिड़ियों के गीत मुझे ठेले मन के अंधेरों से बाहर।
किसी मन भावन बुर्जी पर आन ठहरे कोई गर्वीला मोर, उठा दे आसमानी चादर भेदता सुर, रोबीली कूक कि मैं कितना खूब, घर के 2 द्वार गलियों में खोलना, सांझ में उतर आएगी एक के पीछे एक, खेत घूमकर आती बकरी भेड़, उनकी घंटियों से ही तो हो जाए जगेगा मेरे मन और अटारी वाली लो, मेरा मन और अटारी वाली लो। हम कहते हैं ना पशु आ गए हैं तो अब जोत बंदी कर लो, मेरे कदम वहीं ठहर जाएं, ठहरी नजरें ठहरे दिल के साथ, किसी नन्हे बालक की गेंद की बाट में, कि एक गिल्ली एक बॉल उड़ा दो इधर, ताकि ये घर घर लगे और मुझे लगे मैं जिंदा हूँ, ये दुनिया जिंदा है मेरे भीतर, बस ये दुनिया यूं ही जिंदा रहे, सुनो जरा बस मकान नहीं घर बनाना। वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी कविता। मैं तो इसको एक एक शब्द को सुनकर के मंत्रमुग्ध होती रही, और उसी जो चित्रण आपने मुझे दिखाया मैं उसके साथ बह रही थी, वो बहुत खूबसूरत। क्या आपने बात की रोशनदान की, आड़े की बात कर ली, मोग की बात कर ली, मुंडेर की बात कर ली, और जाली की बात कर ली। क्या बात है जो इसमें नहीं की गई, सब बातें हो गई। और कितना खूबसूरत कि इतना सख्त पेच मत लगाना कि बिल्ली को 7 घर बिलौटने घुमा के लाने होते हैं कि वो ये ना कर सके। ये आपकी कविता में भावना है, आपकी कविता में प्रकृति है, आपकी कविता में समाज है, आपकी कविता में सब कुछ था। और बहुत ही प्यारा मन आपका, जिसने ये सारा चित्रण हमारे सामने किया। वास्तव में सभी हमारे दर्शकों को भी ये कविता बहुत पसंद आएगी। और अभी तो हमारा मन ही नहीं कर रहा कि हम आपसे निवेदन ना करें कि कुछ और सुनाएं, तो जरूर हम सुनना चाहेंगे। यदि आप कोई तरन्नुम में आपको अपनी कोई कविता कहनी हो तो वो भी आप हमें सुना सकती हैं। जी, अब एक कविता और सुनाइए। जी। वैसे तो हमेशा मैंने ऐसी ही लिखी हैं, छंदबद्ध कविताएं मैंने नहीं लिखी, पर एक पहले मैं गुनगुनाती होती थी कि अगर मुझे कोई एकदम से गाने को कह दिया जाए तो उसमें मन में क्या आएगा, उस वक्त मन में क्या आएगा। जी। क्या मैं गाऊं, कैसे गाऊं, कैसे मन में हो विश्वास, तभी तो गाऊं, ये कुछ शब्द सुने तो कुछ अर्थ गहे तो हो जिह्वा का आवाज, तभी तो गाऊं, ये देश ये दुनिया समझे मुझे अपना, मेरा हो इनके दिल में वास, तभी तो गाऊं। है तो बहुत बड़ी, लेकिन अभी मेरे सामने नहीं है, तो जी, जी, यही कई बार मैं गुनगुनाया करती हूँ। और कई जी, बार जी, अनपढ़ कहिए। ये एक आध बार मैं गुनगुनाती होती हूँ कि न न गीत ही गाया, ना गजल ही गाई, क्या समझते हो भाई, मुझे नहीं आती कविताई, जी, कान जी, धर के तो देखो, कुछ सुन के तो देखो, है मौन में भी कुछ बात, ये सुनो तुम भाई। अब वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ कहती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है, लेकिन लिखती नहीं है, शब्दों में नहीं लिखती है। और आप हमारे सामने तो बहुत सारे अनपढ़ लोग के हमारे सामने उदाहरण है। सूरदास किस अंध विद्यालय में पढ़े होंगे, क्योंकि मौखिक शिक्षा की हमारे यहाँ बहुत बड़ी परंपरा रही है। जब इतने वेद मंत्र याद रहे, इतनी प्रार्थनाएं याद रही, तो इसी तरह से सूरदास जो नेत्रहीन थे, उन्होंने कितने सारे ग्रंथ लिख दिए, और उनके ऊपर जो पढ़े लिखे लोग हों पीएचडी करते हैं, यानी आंखों वाले हम जैसे लोग पीएचडी करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मौखिक भाषा, मौन भाषा बहुत सुरीली होती है, लेकिन हमारे पास वो दिल होना चाहिए कि उनके चेहरे के भाव, आंखों के भाव हम पढ़ सकें, ये जरूरी है।
बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा। कमलेश जी, फिर एक कविता हम और सुनना चाहेंगे आपसे। क्या है, वैसे तो मैं इतनी बड़ी विदुषी नहीं हूँ कि कविता के बारे में, लेकिन मेरे शब्दों में कविता क्या है उसको मैं एक दिन देख रही थी। कविता लिखना आसान है, लेकिन उसको परिभाषित करना और उसकी समीक्षा करना बड़ा कठिन काम है। उसमें फिर अपनी औकात आड़े आ जाती है कि हम क्या ये कर सकते हैं और किसी के शब्दों को सही या गलत ठहरा सकते हैं, मुश्किल काम होता है जी। खैर, कविता नाजुक शय, यानी कविता बड़ी नाजुक चीज है। कविता बड़ी नाजुक शय है, इसे धीरे से थामिए। वो जो जोर जबरदस्ती होती है वो मुश्किल। कविता बड़ी नाजुक शय है, इसे धीरे से थामिए। दिनों महीनों डूबकी रहती है रूह में, दिनों महीनों डूबकी रहती है रूह में, परतों को जरा होले से हटाइए। पैदाइश है इसकी बेशक दिल की धड़कती धड़कती धरती पर, पैदाइश है इसकी बेशक दिल की धड़कती धरती पर, जोर जबर ना कीजिए, बिखर जाएगी सहमी बच्ची सी, बिखर जाएगी सहमी बच्ची सी, इसे जुबान पर दिल के थाले से उठाइए। जब तक दर्द का दरिया न हो, हम नहीं सील सकते अक्षरों का पहरन। जब तक दर्द का दरिया न हो, हम नहीं सील सकते अक्षरों का पहरन। हक में सुकून आए या दर्द, उसमें सतों का मान दीजिए। हक में सुकून आए या दर्द, उसमें सतों का मान दीजिए। हाँ, एक भीना सा रंग भी छिड़किए, जिंदगी रेशमी लच्छा हो प्यार का। हाँ, एक भीना सा रंग भी छिड़किए, जिंदगी रेशमी लच्छा हो प्यार का, या खरखरा गूंजता क्रांति का बोल। इसमें दिल से उठी आग का भरपूर छींटा दीजिए। बड़ी नाजनीन हस्ती है इसकी, बड़ी नाजनीन हस्ती है इसकी, बर्ताव में सलीके से काम लीजिए। पसंद है इसकी बहुत ऊंची, पसंद है इसकी बहुत ऊंची, बुनावट में पश्मीना हो या किमखाब, हरफ बुनने का हुनर तराशिए। ये पश्मीना और किमखाब जो है क्वालिटी की बात है। हाँ जी, हरफ बुनने का हुनर तराशिए। तौर है बहुत कहने सुनने के, तौर है बहुत कहने सुनने के, इसे हमेशा शिखर के तोहफे से नवाजिए। यूं तो गलीचों से है वाबस्ता ये, पर कंकरीली गलियों में भी उतरना चाहती है जी, पर कंकरीली गलियों में भी उतरना चाहती है, उसकी चाल का एहतराम कीजिए। मतलब यहाँ ये है कि हम जिस तरह की चाहें वैसी ही ना लिखें, जो ख्याल आए उसका एहतराम हमें करना चाहिए। अगर चाहते हो शानो शौकत बढ़ाना, उसे खेतों की सैर पर लाइए। आम जिंदगी से क्या बात है। अगर चाहते हो शानो शौकत बढ़ाना, उसे खेतों की सैर पर लाइए। हौसलों को आसमान तक उठाती है, बर्फीले पर्वतों पर फौजियों से मिलाइए। वाह, क्या बात। माँ के चूल्हे की हांडी में पकती है, आंच को जरा धीमे रखिए। सड़ते ठहरे ठिकानों को फूंक सकती है, सड़ते ठहरे ठिकानों को फूंक सकती है, हरदम इसमें एक चिंगारी सलामत रखिए। जाने कब घेर ले अनचाहा, इसे अपनी करने को आजाद हवा दीजिए। वाह, क्या बात है, बहुत ही सुंदर कि कविता की आपने परिभाषा बता दी। कविता कैसी हो, कहाँ कहाँ कविताओं को आपने घुमा दिया है। माँ के हांडी में भी पकड़ा है, उसके अंदर भी घुमाई है कविता, खेतों में भी हो आई है। बहुत ही खूबसूरत भाव आपके। कमलेश जी, आप एक और कविता आपसे सुनने की गुजारिश थी, जो आप कह रही थी कि महिलाओं पर आपने लिखी है, तो एक वो सुनाइएगा। और समय की हमारी सीमा जो है वो घटती जा रही है। अच्छा। तो हम जरूर एक कविता आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ, ये रंग बदलती औरत। सही कहते हो तुम, औरत रंग बदलती है। सही कहते हो तुम, औरत रंग बदलती है, वह शक्ल भी बदलती है, चाल ढाल भी बदल लेती है, धरती की देह की तरह ही,
धरती की देह की तरह ही पलट लेती है काया के रंग ढंग। याद है ना, बान की हल्दी से पहले वह हो गई थी गुलाबी। याद है ना, बान की हल्दी से पहले वह हो गई थी गुलाबी। कंगूरों पर बांध दी थी शर्मीली आंख, वहां परदेसी पंछियों का डेरा रहा था किसी सांझ। कंगूरों पर बांध दी थी शर्मीली आंख, वहां परदेसी पंछियों का डेरा रहा किसी सांझ। एक सुबह कंगूरे सूने हो गए, उसकी आंखों ने धो दिया गुलाबीपन। चौकी पर बैठे भी उसका दिल अटारी अटारी के कंगूरों पर था। आंखों से काजल टपक रहा था, पान के गीत में घोल दिए रुलाई के बोल। मुंडेर से खुरच लेना चाहती थी खतों की तहरीरें पुरानी। मुंडेर से खुरच लेना चाहती थी खतों की तहरीरें पुरानी, पर नहीं धुंधली पढ़ने देती यादें, पर नहीं धुंधली पढ़ने देती यादें। चढ़ती हल्दी से नहीं, धंसते दिल से पीली पड़ती जा रही थी। धर दिया है दिन ब्याह का, है कुछ दिन की मेहमान। मुंडेर की चिरैया ठोर में पंजा गड़ा रही। मुंडेर की चिरैया ठोर में पंजा गड़ा रही और जान गवा रही। घर भर थान खोल रहा, वह घर के साथ हरी हो रही। बरी के जरीदार बूटे लुभा रहे, सूनी देहली को घूरती रंगों से खाली हो रही। बरी के जरीदार बूटे लुभा रहे, पर सूनी देहली को घूरती रंगों से खाली हो रही। रानी रंग में लिपट रही, गर्व से नहीं सोग से मरी जा रही। ओहो जी। मुट्ठियों से जो बो रही, ड्योढ़ी की धरती को धानी कर रही। रेशम शालू साड़ी संग बूंदे पहुंच रही, रंग बूढ़ा हो रहा। क्या भाव है। हाँ, गली से चौराहे तक मुंडेर अटारी कंगूरों से सोख लाई आज तक के सब रंग। यहाँ वहां पैबंद चढ़ा रही। धूप सी फैल रही, लता सी लिपट चढ़ रही। पानी सी लोट पोट हो बह रही, तिल तिल बिखर रही, पल पल सिमट रही। बन रही मिट रही, जाने देह की कितनी चाल बदल रही। बहुरूपिया की कला को हरा रही। खून का रंग हो गया बेरंग, पसीने का तेल बना रही। खून का रंग हो गया बेरंग, पसीने का तेल बना रही। खोलती दुनिया में देह की कढ़ाई बना रही। होकर माँ कभी बच्ची तो वह, कभी बुढ़िया सी दुनियादारी सजा रही। तुम सच कहते हो और रंग बदलती है, ता उम्र खेल में मेल में सबको बहला रही, बस खुद को भुला रही। सबको बहला रही, खुद को भुला रही। बहुत सुंदर, वाह। इसका टाइटल ही इतना खूबसूरत है। जो आपने विभिन्न रंगों की बात की कि औरत रंग बदलती है, मुझे भी प्रेरित कर रही है कि मुझे भी रंगों को अपनी तरीके से परिभाषित करना है स्त्री में। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आपकी कविता। कमलेश जी, हमारा समय चूंकि अब जी आप कहिए, आप कुछ कहना चाहते। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके भी, और आपने इतना संजीदा तरीके से कविताएं सुनी भी और दाद भी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और उम्मीद करती हूँ कि आपके जो दर्शक हैं इंडिया टीवी वीमेन के, वो भी उनको भी अच्छा लगेगा। और मैं भी अक्सर आपके कार्यक्रम देखती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो समय की बात है, समय पर समापन होना है। तो बहुत बहुत प्रणाम आपको भी और आपके दर्शकों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। जी कमलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इस कार्यक्रम में आई, हमारा साथ दिया और अपनी कविताएं, इतनी खूबसूरत कविताएं आपने सुनाई। ये सिलसिला रुकेगा नहीं, हम आपको बार बार बुलाएंगे, क्योंकि आपकी अभी हमने 2 उपन्यास, जो आपकी यात्रा वृतांत है, उपन्यास लिखा है, और एक कविताओं की आपका संकलन है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और पुनः हम किसी रोज दोबारा इसी कार्यक्रम में आपको फिर से आमंत्रित करेंगे और आपकी कविताएं और भी सुनेंगे, और भी बहुत सी चर्चाएं हैं जो आपके साथ की जा सकती हैं। आप इतनी सुघड़ और इतनी विदुषी महिला हैं, तो समाज को बहुत बड़े संदेश देती हैं। छोटी छोटी बातों में बड़ा सार छिपा होता है, और ऐसी महिलाएं हमारे समाज को बहुत बड़ा
सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होती हैं। कमलेश जी, चलते चलते सिर्फ मैं आपसे एक जरूर उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी जो युवतियां हैं, जो आज की पीढ़ी है, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, और ये अक्सर मैं अपने 8 मार्च को हमेशा बच्चों को इकट्ठा करते हैं और बात करवाते हैं, एक बार आपको भी बताया था। तो उसमें मैं लड़कियों को ये कहती हूँ कि हम अपने आप से शुरू करें। जिम्मेदारी और मेहनत, 2 चीजें जो हैं वो हम अगर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने काम खुद करना सीखें। हमारे समय था कि बिल कोई भर रहा था और फार्म कोई भर रहा था। इवन एक उपन्यास में मैंने जिक्र भी किया कि वो जमाना ऐसा था कि फार्म भर के भाई ही दस्तक करके दे आते थे, जरूरतें ही नहीं थी। और तो एक लकुना, जिसको एक कमी हमने हमेशा महसूस की कि भाई ये जो व्यवहारिक हमारा जो तजुर्बा है ये अधूरा रह गया। ये सारी चीजें हमें खुद करनी चाहिए थी। तो मैं लड़कियों को ये कहती हूँ कि आप मजबूत जब होंगी, जब आपका व्यक्तित्व सही बनेगा, जब आप अपने काम खुद करें। बेटी को भी कहती हूँ कि अपने काम खुद करे, बैंक खुद जाए और ये सारी चीजें। हम लोगों के समय में ये नहीं था, पिता या भाई कोई ना कोई साथ जाता था और वही बताते रहते थे ऐसे करो ऐसे करो। तो ये चीजें जो हैं कुछ लैग कर जाता है। तो दूसरा, लड़कियों को अपने व्यक्तित्व को सुदृढ़ रहना चाहिए। देखिए, इमोशंस होते हैं और वाइब्स होती हैं जिंदगी में, हर पल कुछ ना कुछ इस तरह से शरीर में और मन में घटता रहता है। लेकिन शिक्षा का मतलब ये है कि उसको कैसे संतुलित किया जाए। और आज हमारे पास बहुत सारे साधन भी हैं, तो वो एक जरूरी है कि आप अपने आप को, जिंदगी को छोटे छोटे डिसीजन लेकर या फिर बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेके खराब ना करें, वो एक चीज लगती है। और फिर अगर आप स्टेबल हैं, सही जगह पर पहुंच गई शिक्षा में, काम धंधे में, फिर आपकी अपनी मर्जी है। तो सुदृढ़ व्यक्तित्व से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे आप कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो लड़कियों को यही कहेंगे कि आपकी प्रायोरिटी आपकी एजुकेशन, आपका प्रोफेशन होना चाहिए। किसी न किसी प्रोफेशन से जुड़े और किसी न किसी अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग और एजुकेशन से जुड़े। जब तक वो नहीं होए तो बाकी काम साइड लाइन पे रखें, डे टू डे के काम अपने खुद करें। बस मैं इतनी सी बातें कहती हूँ, ज्यादा मुझे नहीं कहना कुछ इस बारे। अच्छे हैं, बहुत ही आपने अच्छा सुझाव दिया है और अच्छी बात कही है कि आत्मनिर्भर बनो अपने व्यक्तिगत कामों के लिए। तो कम से कम किसी का मुंह ना ताकना पड़े आपको, किसी का इंतजार ना करना पड़े, ये स्वयं आत्मनिर्भर आप हो जाएं हर काम में। ये बहुत अच्छा है कि कोई ले जाएगा हम तब जाएंगी, कोई हमें सहयोग हमेशा हम ढूंढते रहे, हम रोने के लिए भी कंधा ढूंढती रहे। तो उससे बाहर आकर के आप सभी आत्मविश्वास से भरे, और आत्मविश्वास शिक्षा से आता है, अनुभवों से आता है। जी जी कमलेश जी, कुछ कहने लगे? हाँ, मैंने एक पंक्ति लिखी थी कई साल पहले कि कोई कंधा ना मिला रोने को, कोई कंधा ना मिला रोने को, तो सिर आईने पर टिका दिया। अब आईने पर तो अपना ही कंधा है। जी बिल्कुल। हाँ। तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी के सामने रोया जाए, अकेले बैठकर भी रोकर हल्का हो सकता है। रोना और हंसना दोनों स्वाभाविक क्रियाएं हैं और परिस्थिति में होना भी चाहिए, नहीं तो हम पागल ही हो। जी बिल्कुल। जी जी, तो आज बहुत ही खूबसूरत जी, आज बहुत ही बढ़िया चर्चा रही, बहुत ही आनंद आया, बहुत सारी कविताएं सुन करके। कमलेश जी का व्यक्तित्व भी इतना प्रभावशाली है कि सभी को वो सम्मोहित करता है, और इस सम्मोहन को हम बनाए रखेंगे। फिर से इनसे मुलाकात होगी, तो सभी दर्शक अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। आपका आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और हमारे फेसबुक पेज पर भी वुमेन टीवी इंडिया आप खोजिए और उसे भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जो बहनें नारी कलम के इस मंच पर अपनी कविताएं सुनाना चाहती हैं, अपने लेखन के बारे में चर्चा करना चाहती हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम जरूर आपको आमंत्रित करेंगे। और इन्हीं खास शब्दों के साथ आपका कमलेश जी बहुत बहुत पुनः धन्यवाद, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
सबका आभार।